गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 5 चैप्टर 2 फसलों के त्योहार। बेटा इस चैप्टर में सबसे पहले मैं आपको फसलों के त्योहारों और फसलों के बारे में बताना चाहूँगी। इस चैप्टर में सबसे पहले आप जानेंगे कि किस त्योहार के बारे में बात की जा रही है। तो इस चैप्टर में सबसे पहले खिचड़ी के त्योहार के बारे में बात की जा रही है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि खिचड़ी का त्योहार हम कब मनाते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि खिचड़ी का त्योहार हम मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाते हैं। अब हम अपनी लाइनों को पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। सारे दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। बोरसी बेटा एक अंगीठी टाइप समझ सकते हैं आप लोग, जिसके सामने हम लोग हाथ तापते हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि सारा दिन बोरसी के आगे हाथ बैठकर तापते हुए गुजर जाता है। कहाँ तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए। बेटा कहने का तात्पर्य है कि उनको ऐसा प्रतीत होता है कि खिचड़ी के समय तक थोड़ी थोड़ी धूप निकल आती थी, तो धूप से आपको भी पता है कि गर्माहट हो जाती है, तो गर्माहट होनी चाहिए। और यहाँ हम सूरज के इंतजार में आस लगाए बैठे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि हम आस लगा रहे हैं कि सूरज अब आएंगे अब आएंगे। पूरे 10 दिन हो गए सूरज लापता हैं। कहने का तात्पर्य है कि पूरे 10 दिन हो गए सूरज देवता निकले ही नहीं हैं और वो लापता हैं। आज सुबह तो रजाई से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि ठंड बहुत अधिक हो रही थी और ठंड ज़्यादा होने के कारण रजाई से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। इन पंक्तियों में बेटा कुछ क्वेश्चंस पुटअप करूँगी मैं। कौन क्या कह रहा है और वो क्यों कह रहे हैं कि सारा दिन किसके आगे तापते हुए निकल जाता है? बोरसी के आगे। तो वो और सूरज देवता जो है वो कितने दिनों से नहीं निकले हैं? तो 10 दिनों से। और कौन किससे नहीं निकलना चाहता? तो रजाई से नहीं निकलना चाहते। कुछ लोग हिम्मत नहीं होती उनकी क्योंकि निकलने की। बाहर देखने से तो समय का अंदाज़ा बिल्कुल नहीं हो रहा, लेकिन घर में हो रही चहल पहल अब पता चल रही है। रह रह कानों में कभी चांपलाकल के चलने और पानी के गिरने की आवाज़, तो कभी किसी के हाँक लगाने की आवाज़ आ रही थी। जब भाग के देख केरा के पत्ता आइल की ना। वो ये कह रहे हैं कि दिन भर चहल पहल होती रहती है, तो घर में रहकर तो पता चल रहा है समय का, लेकिन बाहर अगर मौसम की तरफ देखो तो सुबह शाम सब एक सी ही प्रतीत हो रही हैं। आइज ई लोग के उठे के नई का बोल जल्दी तैयार होकस। अब तो उठने में ही भलाई है। वो ये कह रहे हैं कि ये देखो जाकर के ये लोग उठे कि नहीं उठे, और अब तो उठने में ही भलाई है क्योंकि सोते सोते काफ़ी टाइम हो चुका है। नहा धोकर हम सभी एक कमरे में इकट्ठा हुए। दादा और चाचा ने क्या सफ़ेद चमाचम मार लगी धोती और कुर्ता पहना हुआ है। वो कह रहे हैं कि हम सभी लोग नहा धो लिए हैं। जो दादा और चाचा लोग हैं उन्होंने मार लगे हुए कपड़े पहने हुए हैं। खिचड़ी में ऐसा ठाठ हम पहले कब हो ना देखा नी सारा देह कनकाते ता। वो ये कह रहे हैं कि हमने खिचड़ी में ऐसा ठाठ किसी का कभी भी नहीं देखा। पापा ने कहा शायद आज धोती में उन्हें ठंड कुछ ज़्यादा लग रही है, क्योंकि बेटा ठंड वास्तव में बहुत अधिक पड़ रही थी और धोती से आप अपने पैरों कहीं ना कहीं थोड़े बहुत पैर खुले रह जाते, तो वो कह रहे हैं कि शायद उन्हें ठंड ज़्यादा लग रही है। सामने मचिया पर खादी की सफ़ेद साड़ी पहने हुए दादी बैठी थी। आज दादी ने अपने बाल धोए हैं, जग सफ़ेद समेल की रुई जैसे हल्के पुल्के बाल। वो ये कह रहे हैं कि दादी के जो बाल है वो किसकी तरह दिख रहे हैं, किसकी तरह प्रतीत हो रहे हैं? सेमल की रुई की तरह। और उनके बाल किस रंग के हैं? बिल्कुल सफ़ेद। गौर करने से भी उनका एक भी बाल काला प्रतीत नहीं होता है, नज़र नहीं आता है। बिल्कुल धुली सी लग रही है दादी। उनके सामने केले के कुछ पत्ते कतार में रखे हैं, जिस पर मीठा गुड़ चावल आदि के छोटे छोटे ढेर पड़े हुए हैं। हमें बारी बारी से उन सभी चीज़ों को छूने और प्रणाम करने के लिए कहा गया है। जैसा कि बेटा आप जानते हैं कि खिचड़ी के त्यौहार में हम कुछ ना कुछ दान करते हैं, और हम अगर कुछ दान कर रहे हैं अपने बच्चों से और किसी को छुड़वा के दान करते हैं तो उनसे उनका भी दान लगता है, और इसलिए ही वो लोग बार बार गुड़ और तिल को छू रहे हैं।
जब सबने ऐसा कर लिया तो सभी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करके दान दे दिया गया। आज तो अप्पी दीदिया बुरी फंसी, उन्हें ना तो चूड़ा दही पसंद है और ना ही खिचड़ी, पर आज तो फरमाइशी नाश्ता नहीं चलेगा। कहने का तात्पर्य है बेटा, जैसा कि आप जानते हैं कि खिचड़ी के त्यौहार में ज़्यादातर सभी लोगों के यहाँ खिचड़ी ही बनती है, चूड़ा वगैरह बनता है, इसके अलावा और ज़्यादा चीज़ नहीं बन रही है। तो बच्चे कह रहे हैं कि अप्पी दीदी जो है वो बुरी फंस गई, क्योंकि उन्हें तो ये सब खाना पसंद ही नहीं है और आज तो उनको यही खाना पड़ेगा। खिचड़ी खाने के बाद सभी ने गया से आए तिल, गुड़ और चीनी के तिलकुट को बड़े चाव से खाया। कहने का तात्पर्य है कि वहाँ जब खाना खत्म हो गया तो सबने गुड़ और चीनी के तिलकुट भी खाए। खाते खाते मैं सोच रही थी कि कितनी अलग है ना यह खिचड़ी जो अभी हम मना रहे हैं। स्कूल में हम जो खिचड़ी मनाते थे उसकी अलग ही मस्ती हुआ करती थी। छुट्टी का दिन, नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर और फिर टापू पर बालू में दौड़ते हुए पतंग उठाना, ये उठाने की कोशिश करना, कितना मज़ा आता था। बच्चे अपने स्कूल के दिनों को यहाँ पर याद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उन दिनों में हमें कितना मज़ा आता था। इधर हम पतंग उड़ाते थे और वहीं थोड़ी दूर पर गुरुजी, बिमला, दीदा, आनंद जी, झिलमिट भैया सब मिलकर ईंट से बने चूल्हे पर बड़े बड़े कड़ाहों में खिचड़ी बनाते थे। वो ये कह रहे हैं कि कढ़ाई, बड़ी बड़ी कढ़ाई में ये लोग खिचड़ी बनाते थे। कितना मज़ा आता था उन सब दृश्यों को देख करके। बिल्कुल दिल जैसे कि दहल सा जाता हो कि कितने मज़ा आता था इन सारे दृश्य को देख करके। बच्चों, आगे हम पढ़ेंगे, हम भी बीच बीच में अपनी पतंगों को सुस्ताने का मौका देते हुए मटर और प्याज छीलने बैठ जाते। वैसी खिचड़ी फिर दोबारा खाने को नहीं मिली। वाकई ढंग कैसा भी हो, पर ये खुशियों का त्यौहार। जनवरी माह के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई न कोई त्यौहार मनाया जाता है। कोई फसलों के त्योहार तैयार हो जाने पर खुशी बांटता है, तो कुछ लोग इस उम्मीद में खुश होते हैं कि अब पाला कम होगा, सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों की खड़ी फसल तेजी से बढ़ेगी। सभी प्रांतों और इलाकों का अपना रंग और अपना ढंग नजर आता है। इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर आने की खुशी का इजहार करते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांत, असम में बिहू, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व सभी खेतों और फसलों से जुड़े त्योहार है। इन्हें जनवरी से मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय मनाया जाता है। बेटा, कहने का तात्पर्य है कि हर जगह पर जनवरी से लेकर के अप्रैल तक त्योहार, मतलब कोई ना कोई तैयार हुई फसल कटती है और इसी खुशी में हम इन त्योहारों को मनाते हैं। अलग अलग तरह के, अलग अलग जगहों के, अलग अलग देश के, अलग अलग राज्यों के अलग अलग त्यौहार होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो मकर संक्रांति है और जो खेती बाड़ी से जुड़े हुए त्यौहार हैं वो काफ़ी प्रसिद्ध होते हैं और हम उन्हें बहुत ही खुशीपूर्वक मनाते हैं। झारखंड में सरहुल बड़े जोश खरोश के साथ मनाया जाता है। 4 दिनों तक इसका जश्न चलता रहता है। अलग अलग जनजातियाँ इसे अलग अलग समय में मनाती हैं। संथाल लोग फरवरी मार्च में मनाते हैं, तो ओरम लोग इसे मार्च अप्रैल में मनाते हैं। आदिवासी आमतौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं। सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा की जाती है। सरहुल के दिन किस चीज़ की पूजा, कौन से पेड़ की पूजा की जाती है? साल के पेड़ की पूजा की जाती है। यही समय है जब साल के पेड़ों में फूल आने लगते हैं और मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाते हैं। स्त्री पुरुष दोनों ही ढोल मजीरे लेकर रात भर नाचते गाते हैं। चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घाटियाँ, लंबे लंबे साल के वृक्षों का जंगल और वहीं आसपास बसे छोटे छोटे गांव, लिपे पुते करीने से बुहारे और सजाए गए अपने घरों के सामने लोग एक एक पंक्ति में कमर में बांह डालकर नृत्य करते हैं। बेटा, इस दिन लोग एक बता रहे हैं कि अपनी खुशी को कैसे जाहिर करते हैं। कुछ नृत्य करते हैं, कुछ ढोल बजाते हैं, कुछ मजीरे बजाते हैं। उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता है। अगले दिन वे नृत्य करते हुए घर घर जाते हैं और फूलों के पौधे लगाते हैं। घर घर से चंदा मांगने की भी प्रथा है, पर चंदे में मालूम है क्या मांगते हैं? मुर्गा, चावल और मिश्री। फिर चलता है खाने पीने और खेलों का दौर। बेटा, चंदे में वो लोग पैसे वगैरह नहीं मांगते हैं, वो इन सब चीज़ों को इकट्ठा करके फिर खाना वाना पकाते हैं और फिर अपना मनोरंजन करते हैं। तीसरे दिन जाकर पूजा होती है, जिसके बाद लोग अपने कानों में सरई का फूल पहनते हैं।
बेटा किस दिन पूजा होती है? तीसरे दिन जाके। लोग अपने कानों में क्या पहनते हैं? सरई का फूल पहनते हैं। इसी दिन से वसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। धान की भी पूजा होती है। किसकी पूजा होती है? धान की पूजा होती है। पूजा क्या हुआ? आशीर्वादी धान अगली फसल में बोया जाता है। तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा त्यौहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है। इस दिन खरीफ की फसलें चावल, अरहर आदि कटकर घरों में पहुंचती है। बेटा खरीफ की फसलें, अब आप देख लीजिए कि खरीफ की फसलें क्या क्या होती हैं, ढंग से समझ लीजिए खरीफ की फसलें कौन कौन सी होती हैं। तो खरीफ की फसलें चावल, अरहर इत्यादि होती हैं। आदि कटकर घरों में पहुंचती है। लोग नए धान कूटकर चावल निकालते हैं। हर घर में मिट्टी का नया मटका लाया जाता है जिसमें नए चावल, दूध और गुड़ डालकर उसे पकाने के लिए धूप में रख देते हैं। हल्दी शुभ मानी जाती है, इसलिए साबुत हल्दी को मटके के मुंह के चारों ओर बांध देते हैं। यह मटका दिन में 10:30-12 बजे तक धूप में रखा जाता है। जैसे ही दूध में उफान आता है और दूध चावल मटके से बाहर गिरने लगता है तो पोंगल 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 पोंगल, खिचड़ी में उफान आ गया कि स्वर सुनाई देते हैं। दूसरी ओर गुजरात में पतंगों के बिना तो मकर संक्रांति का जश्न अधूरा ही माना जाता है। आपसे एक क्वेश्चन पुटअप किया जाए कि किसके बिना गुजरात में जश्न को अधूरा माना जाता है, तो आप कह सकते हैं कि पतंगों के बिना। इस दिन आसमान की ओर यदि नज़र उठाएं तो शायद हर आकार और रंग रूप की पतंगें आकाश में लहराती हुई मिलेंगी आपको। प्रत्येक गुजराती, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति, आयु का हो, पतंग उड़ाता है जो हजारों लाखों पतंगों से सूर्य भी ढक जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि बहुत बड़ी मात्रा में सूर्य भी ढक जाता है, इतनी बड़ी मात्रा में पतंगें उड़ाई जाती हैं। कुमाऊं में मकर संक्रांति को घुघुतिया भी कहते हैं। इस दिन आटे और गुड़ को गूंथकर पकवान बनाए जाते हैं। इन पकवानों को तरह तरह के आकार दिए जाते हैं, जैसे डमरू, तलवार, दाड़िम का फूल आदि। पकवान को तलने के लिए एक माला में पिरोया जाता है। माला के बीच में संतरा और गन्ने की गंडेरी पिरोई जाती है। यह काम बच्चे बहुत रुचि और उत्साह के साथ करते हैं। सुबह बच्चों को माला दी जाती है। बहुत ठंड के कारण पक्षी पहाड़ों से चले जाते हैं। उन्हें बुलाने के लिए बच्चे इस माला से पकवान तोड़ तोड़ कर पक्षियों को खिलाते हैं और गाते हैं, कौवा आओ घुघुत आओ, ले कौवा बड़ो, माँ के दे जा सोने का घड़ो, खा ले पूरी मके दे जा सोने की छुरी। इसके साथ ही जिस चीज़ की कामना हो वह मांगते हैं। है ना कितने अलग अलग अंदाज मकर संक्रांति को मनाने के। कहीं दूध, चावल और गुड़ की खीर बनती है तो कोई 5 प्रकार के नए अनाज की खिचड़ी बनाता है। कहीं लोगों का सैलाब नदी में स्नान के लिए उमड़ पड़ता है। लोग ठंड से ठिठुरते रहते रहेंगे पर बर्फीले पानी में कम से कम एक डुबकी तो जरूर लगाएंगे। हाल यह होता है कि इन जगह पर तिल रखने की भी जगह नहीं होती। तिल से याद आया, मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर स्नान करना, तिल का दान करना, आग में तिल डालना, तिल के पकवान बनाना विशेष महत्व रखता है। तुम्हारे घर या इलाके में इस त्यौहार को कैसे मनाया जाता है? इसे खिचड़ी, पोंगल, मकर संक्रांति या कुछ और कहा जाता है, या तुम फसलों से जुड़े कोई और त्यौहार मनाती हो? यदि तुम आपस में बात करो तो तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि कई बार एक ही इलाके में रहने वाले लोग भी इस त्यौहार को अलग अलग ढंग से मनाते हैं। बेटा देखिए, त्यौहार एक ही है लेकिन मनाने के तरीके अलग अलग हैं, इसलिए। और त्यौहार हमारे जीवन में खुशियाँ लाता है। त्यौहार हमेशा हमारे जीवन में खुशियाँ लाता है। त्यौहार मनाने के अपने सबके अलग अलग तरीके हैं। किसान और खेती बहुत से लोगों की जानी पहचानी दुनिया का हिसाब नहीं है। विशेष रूप से शहर के ज़्यादातर लोग यह एहसास नहीं है कि हमारी ज़िंदगी किस हद तक किसानों के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि वहीं से हमें अनाज इत्यादि की प्राप्ति होती है। कभी आपने सोचा है कि अगर किसान नहीं होंगे, खेती बाड़ी नहीं होगी, तो हमारा जीवन का आधार ही क्या रह जाएगा? आज भी बेटा कोरोना संकट के इस काल में भी सबसे ज़्यादा अगर इंसान को किसी की ज़रूरत है तो वो अनाज की। धन्यवाद।